नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 22। इससे पहले हम 21 जीएस मॉक टेस्ट कर चुके हैं जिन्हें हजारों लोगों ने देखा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो निरंतर जीएस मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो यकीनन आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल की हो चुकी होगी। आपके दिमाग में, आपकी स्मृति में प्रश्नों का भंडार बढ़ चुका होगा। आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा आने वाली परीक्षाओं में। तो मुख्य सेविका की परीक्षा हो या यूपीएससी पीटी की परीक्षा हो, यूपीएससी ऑनलाइन तैयारी हमारे चैनल पर जरूर कराई जा रही है। इससे आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न किस लेवल के आते हैं परीक्षा में, उन सब की जानकारी आपको लगातार मिल रही है। तो लगातार अगर आप इन मॉक टेस्ट को कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि परीक्षा में किस लेवल के प्रश्न आते हैं और एक आपकी अच्छी तैयारी भी साथ साथ हो रही है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल और आज हमारा है जीएस मॉक टेस्ट 22। और आज का आपका प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। आज बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपसे कि कोशिका की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जीएस मॉक टेस्ट 22 जिसका पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि आप प्लीज अपने 5 दोस्तों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए। पांडव ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें नहीं लौटाए क्योंकि दुर्योधन एक शत्रु था, एक गलत सोच का व्यक्ति था। मैं आपसे 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं, क्या आप मुझे देंगे? क्या आप मुझे 5 सब्सक्राइबर देंगे? तो प्लीज़ मुझे 5 सब्सक्राइबर दीजिए, अपने 5 दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। मैं बस आपसे इतना ही मांग रहा हूँ, अपने 5 दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो आप 5 लोगों को कम से कम ये वीडियो शेयर करेंगे आज और मेरा 5 लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराएंगे। मैंने इससे पहले आपसे कभी भी सब्सक्राइबर नहीं मांगे, ना ही आपसे कभी कहा कि वीडियो शेयर करें। आज मैं आपसे पहली बार कह रहा हूँ कि आज वीडियो शेयर करें और कम से कम 5 लोगों से आप बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस मॉक टेस्ट 22। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। तो माता थी, उनका नाम था माया देवी, पिता का नाम था शुद्धोधन। कपिलवस्तु के निकट इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। क्लियर है आपको? तो एक एक पॉइंट आप क्लियर करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई है? इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन है आपके महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी है आपका अजात शत्रु द्वारा,
ऑप्शन बी है आपका धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन डी है आपका नागसेन द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, डी नागसेन द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए महाकश्यप के द्वारा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। क्लियर है आपको। ए ऑप्शन आपका सही है। तो प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद जिसे कह सकते हैं, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगिरी कहाँ पर स्थित है? यह आपके बिहार में स्थित है। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है देश बंधु की उपाधि संबंधित है। बताइए देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन CR दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी चित्तरंजन दास जिसे CR दास भी कहते हैं, और सी बिपिन चंद्रपाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का सही उत्तर है चित्तरंजन दास। जो CR दास हैं या चित्तरंजन दास, इन्हें देश बंधु की उपाधि से घोषित किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा तीसरे का। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर आयोजित हुआ था? आपका प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए बंबई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाहौर। क्लियर है। तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह लाहौर में आयोजित हुआ था। तो चौथे का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1946 में, डी 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1941, 1946 या 1942? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? जो 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चला था, उसको निलंबित क्यों किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, मतलब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, या ऑप्शन बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण। क्या उस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद आ गए थे, इसलिए असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया? या ऑप्शन सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण। क्या उस समय नेतागणों के बीच मतभेद आ गए थे? या ऑप्शन डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक जो चला, उसे बीच में ही क्यों निलंबित करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का ऑप्शन डी। चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हुई, एक थाने को आग लगा दी गई थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे, वो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है, हिंसा का मार्ग गांधी का सही, भगत सिंह का सही था, या गांधी का अहिंसा का मार्ग सही था? वैसे दोनों चीजें अलग अलग हैं, अपनी जगह पर ठीक भी हो सकती हैं और अपनी जगह पर गलत भी हो सकती हैं।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार या अधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन है आपके ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन बी है आपका वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है आपका 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी है आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही है, 1919 का रॉलेट अधिनियम। इसमें क्या था? कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, सीधे गिरफ्तारी। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आठवें का सी, 1935 का जो अधिनियम है इसके द्वारा भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। इसे भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है? जो 1935 का अधिनियम है उसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। तो आप कंफर्म रहें, हर चीज क्लियर करके रखें और कोई कंफ्यूजन ना रखें दिमाग में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, बताइए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी विलियम बेंटिक, सी डी लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 9 का जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है आपका, विलियम बेंटिक। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। क्लियर है आप? तो अगला प्रश्न है आपका, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? बताइए सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही भयावह और दर्दनाक प्रथा थी, स्त्रियों पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघने वाली, जिसे किसने समाप्त किया? इसका उत्तर आपको देना है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और फिर से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे नजरअंदाज मत करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहां पर बी सी लिख गया है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही सही है, बी ऑप्शन होगा। क्लियर है आपको? यहां पर सी लिख गया है, मिस टाइपिंग है, इसको जब मैं आपको PDF दूंगा तो उसमें एडिट करवा दूंगा। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, या मोहम्मद शाह, या शाह आलम द्वितीय। जब दो लाइनें बनी हो तो उसका अर्थ होता है द्वितीय। क्लियर है आपको? एक लाइन बनी हो ऐसे तो वो ये रोमन में लिखा जाता है, रोमन में एक को ऐसे लिखते हैं और दो को ऐसे दो लाइन खींच के दो लिखते हैं। क्लियर है आपको? रोमन संख्या में, ये रोमन संख्या प्रणाली में 2 लिखा हुआ है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी अजीजुद्दीन आलमगीर, सी मोहम्मद शाह या डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है आपका बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। जब बंगाल के नवाबों के बीच और प्लासी का युद्ध हुआ, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजिनी नायडू, डी अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? यह भी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित और डी ऑप्शन है पिंगली वेंकैया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? अभी विगत 22 जुलाई को हमने राष्ट्रीय झंडा दिवस भी मनाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक एक चीज आपको याद रखनी है ताकि परीक्षा में उससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आ जाए वो तुरंत आप उसको सही कर लें। ये जीएस मॉक टेस्ट का केवल यही मूल क्या कहते हैं मोटिव है कि आपको एक एक प्रश्न से रूबरू करा दिया जाए, आपके दिमाग में सारे प्रश्नों की छाप बैठ जाए। जैसे ही आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आए उसे आप तुरंत सही कर लें। क्लियर है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका ऑप्शन सही है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अब यहां से ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करके कहते रहते हैं ज्योग्राफी के प्रश्न रखिए, ज्योग्राफी के। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, बताइए क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या 66 सही 1/2 या 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा? बताइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डी ऑप्शन। 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ग्रीनविच मध्य समय यह आपका जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है? बताइए। ग्रीनविच माध्य समय, जिसे हम शॉर्ट में जीएमटी कहते हैं, ग्लोबल मीन टाइम, तथा भारतीय प्रमाण समय क्या कहलाता, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच समय अंतराल कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ए ऑप्शन है आपका 4 घंटे 30 मिनट, बी ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट, सी ऑप्शन है 6 घंटे और डी ऑप्शन है आपका 6 घंटे 30 मिनट। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका कौन सा है? बताइए। समय अंतराल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 5 घंटे 30 मिनट। 15वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगर ग्रीनविच माध्य समय पर जहां पर 180 डिग्री देशांतर रेखा है वहां पर अगर 12 बजे हैं दिन के, तो 5.5 घंटा बाद का समय भारत में होगा जो तकरीबन आपका 5:30 बजे होगा। क्लियर है? तो शाम के यहाँ पर 5:30 बजे बज रहे होंगे अगर वहां पर दिन के 12 बजे होंगे। क्लियर है आपको? तो 5.5 घंटे का अंतर है। यह प्रश्न भी आपकी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है तो उसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी बेंगुएला जलधारा, ऑप्शन डी क्योराइल जलधारा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा या क्योराइल जलधारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16वें का? तो 16वें का सही उत्तर जो है वो ए है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका,
बेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, बेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, या बी आंध्र प्रदेश, या सी केरल, या डी कर्नाटक। इनमें से कौन सा प्रश्न आपका ऑप्शन सही है? बताइए, बेम्बा नद झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 17वें का सी, केरल में स्थित है। बेम्बा नद झील कहां पर स्थित है? केरल में। क्लियर है आपको? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक ऊर्जावान मन से लगातार बने रहिए, बोरियत बिल्कुल नहीं होगी अगर आप एकाग्रता के साथ वीडियो को देखते रहेंगे। अगर एकाग्रता नहीं बनाएंगे तो बोरियत निश्चित रूप से आपके अंदर आएगी और वो आपको पढ़ाई से रोकेगी। तो एनर्जी बनाए रखिए। जब भी आपको लगे कि आप बोर हो रहे हैं, एक दो बार लंबी और गहरी सांसें लीजिए और आंख बंद करके अपना नाम लीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए। तुरंत आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो बोरियत उन्हीं को आती है जिनके अंदर आलस से भरा होता है। क्लियर है? आलस से बचो, एक ऊर्जावान तरीके से पढ़ाई करते रहो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सामर झील राजस्थान, ऑप्शन बी लोनार झील मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी चिल्का झील ओडिशा, ऑप्शन डी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सामर झील राजस्थान में स्थित है क्या? लोनार झील मध्य प्रदेश में स्थित है क्या? चिल्का झील ओडिशा में स्थित है क्या? या कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो सामर झील राजस्थान में स्थित है, ये तो सही ऑप्शन हो गया आपका। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, यह भी आपका सही ऑप्शन हो गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भी आपका सही ऑप्शन हो गया। पर जो बी ऑप्शन है आपका, यहां ये लोनार झील मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में। क्लियर है आपको? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है आपका, ये सही आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्लियर है? तो लोनार झील मध्य प्रदेश में, यह बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, लेकिन लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में, या उड़ीसा में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान लामजाओ कहां पर है? बताइए, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल उद्यान लामजाओ, ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके नेपाल, बी भूटान, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है किबुल उद्यान लामजाओ, ये आपका मणिपुर में स्थित है। यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्लियर है आपको? तो आपका अगला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है आपके, ए अलवर राजस्थान, बी भरतपुर राजस्थान, सी सवाई माधोपुर राजस्थान, या डी चिंगलपेट तमिलनाडु। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, आपको एक ट्रिक बताता हूं सही ऑप्शन पहचानने का, मतलब गलत ऑप्शन अलग करने का। तो इसमें 3 राजस्थान दिया है, ठीक है? तो ये आपको इसी में कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो सही आंसर इसी में होगा। जितना दिमाग उसने लगाया इन 3 ऑप्शन में लगाया, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर जो आपसे तीन मिले जुले ऑप्शन दे तो समझ लो सही आंसर उसी में है, चौथे में नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 21 का बी, भरतपुर राजस्थान में केवलादेव घना पक्षी विहार अवस्थित है। क्लियर है आपको? हर प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब पॉलिटी से कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बताइए,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन है आपके संसदीय प्रणाली या संघीय प्रणाली या मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। क्लियर है आपको? बहुत आसान है ये तो। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। बताइए, एकाकी स्रोत का मतलब एक है, जो भारतीय संविधान जहां से सबसे ज्यादा तौर पे लिया गया है, एक ही जगह से जहां पर सबसे ज्यादा लिया गया है, वो स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन, बी है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, या ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका 23 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हिंदी में भी आपसे लिखकर आ सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो डी ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपका अगला प्रश्न है 24वां, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए, प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसे दल बदल कानून कहते हैं। तो 24 का ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन है 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका 73वें का 11वीं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? जो पंचायती राज है वो 11वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है आपको? तो पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। बताइए, मूल संविधान का हिस्सा थे या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? बताइए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? कैसे जोड़े गए? क्या मूल संविधान का हिस्सा थे, या चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? जिसको पढ़ना है वो पूरी गंभीरता के साथ पूरी क्लास पढ़ता है, और जिसको नहीं पढ़ना है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है पढ़ाई से बचने का। तो मक्कार मत बनिए, अपने कर्म पथ पर सदैव लगे रहिए, क्योंकि कर्म पथ से अगर भागेंगे तो फिर कर्म करने लायक नहीं बचेंगे। क्लियर है आपको? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो ये ए ऑप्शन सही है। मूल संविधान का हिस्सा थे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। क्लियर है? टोटल 24 अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं, जिनमें मूल अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और आपका जो अनुच्छेद 21 है उसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको अच्छे से देखती रहनी चाहिए। और अनुच्छेद 12 में आपकी राज्य की परिभाषा दी हुई है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, अब यहां से कुछ प्रश्न आपके साइंस से जुड़े हुए हैं। तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। क्या कहते हैं कोशिका को इंग्लिश में? सेल। अंग्रेजी में कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। तो चर्बी का आप इसको वसा या फैट कह सकते हैं, है ना।
बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 27 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, जल। क्लियर है आपको। एक एक चीज गंभीरता से पढ़ते रहिए ताकि आपकी कोई प्रश्न ना छूटे, कोई आपका परीक्षा में कोई गलती ना हो। अगला प्रश्न है आपका, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं, इन ऑप्शन से आपको चुनना है। ऑप्शन ए केंद्रकीय झिल्ली में, या गुणसूत्रों में, या लाइसोसोम में होते हैं, या कोशिका कला में होते हैं। बताइए आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहां पर होते हैं, यह प्रश्न है आपका। केंद्रकीय झिल्ली में, या गुणसूत्रों में, या लाइसोसोम में, या कोशिका कला में। जीन क्या होते हैं, जीन जो हमारे बॉडी में होते हैं ये आपके गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या करते हैं, जो आनुवांशिकी गुण होते हैं, आपके पिता के गुण, आपकी माता के गुण, वो आप में लेकर आते हैं। आपके गुण आपके बच्चों में लेकर जाएंगे। ये कौन करते हैं, ये आनुवांशिक यूनिट यानी कि जीन करते हैं। ये डीएनए का हिस्सा होते हैं, गुणसूत्रों का हिस्सा होते हैं। क्लियर है आपको। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, बताइए मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए 8, बी 30, सी 10, डी 12। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 29 का ए सही है। 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। क्लियर है। खोपड़ी में आपकी मास्टर ग्रंथि पाई जाती है जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाली एक ग्रंथि और होती है, थैलेमस ग्रंथि। क्या नाम, पूरा नाम नहीं मुझे आ रहा, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। थैलेमस करके कुछ होती है, ठीक है। लोग मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, जो वयस्क मनुष्य होता है उसके शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है, ठीक है। 100 एग्जैक्ट होती हैं 206, और बच्चों में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी, 300। क्लियर है आपको। बच्चों में, शिशुओं में कितनी होती हैं, 300, और वयस्क मनुष्य में 206 घट जाती हैं हड्डियां। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, 8 होती हैं। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए नाखून, बी जबड़े की, सी स्टेपिज की, डी नाक की। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून, बी जबड़े की, सी स्टेपिज, या डी नाक की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है आपका 30 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टेपिज जो हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये आपके कान में पाई जाती है। क्लियर है आपका। तो आपने कुल कितने प्रश्न सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आज का आपका प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की, उसका उत्तर भी बताइएगा। और मैंने आज आपसे 5 सब्सक्राइबर मांगे हैं। पांडवों ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने अपनी दुष्टता के कारण उनको नहीं दिए। मैं आपसे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर मांग रहा हूं। प्लीज़ अपने 5 दोस्तों से, अपने परिवार के मेंबर से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए हमारा चैनल 5 लोगों से। क्लियर है आपको। तो मैं आपका इंतज़ार करूंगा कि आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराएंगे हमारे चैनल को। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है, और जिसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन सब की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है बड़ा, तो इतना ध्यान रखिए जितना आप विलंब करेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। मात्र 451 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ जुड़कर। टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है, या आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने संकल्प लिया है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच से।
तो ये हुआ आपका जीएस मॉक टेस्ट 22। आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके वीडियो कैसा लगा और प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा। आज का आपका प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आज मैंने आपसे 5 सब्सक्राइबर मांगे हैं, तो प्लीज मुझे 5 सब्सक्राइबर जरूर दीजिएगा और मेरा सहयोग करिएगा। क्लियर है आपको? तो कैसा लगा आपको जीएस मॉक टेस्ट और कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने प्रश्नों की संख्या 30 तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं आपको ये जो टेस्ट है ये आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएंगे कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, प्रश्नों का स्तर कैसा था और आपको कितना पसंद आया, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। निरंतर पढ़ाई करते रहिए। यूपी की ऑनलाइन तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आप लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। क्लियर है आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।